नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। स्कूली छात्रों को बताई अंग्रेजी की अहमियत। बोले, संघ नहीं चाहता कि आप लोग अंग्रेजी सीखें। दिल्ली विधानसभा सत्र का आगाज। सीएम रेखा गुप्ता ने ली शपथ। अरविंदर सिंह लवली चुने गए प्रोटेम स्पीकर। बीजेपी बोली, कैग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश होंगी। यूएसएड को लेकर चल रहे विवाद के बीच वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट पर भड़की कांग्रेस। का सरकार का झूठ उजागर, भाजपा का आरोपों से इनकार। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ को इंडिगो फ्लाइट में मिली टूटी सीट। बोले, एयरलाइंस कंपनी का चलता वाला रवैया। शिवराज सिंह चौहान को भी मिली थी टूटी सीट। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चाओं पर बोले आरसीपी सिंह, नीतीश बाबू मुंह क्यों नहीं खोल रहे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर ली चुटकी। कहा, बिहार में आज झूठ और जुमलों की बरसात होगी। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछे सवाल। कहा, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज का क्या हुआ। यूपी के कानपुर के लिए अखिलेश यादव ने बनाया खास प्लान। सपा चीफ बोले, कानपुर को कामपुर बनाना है। ये संकल्प उठाना है कि कानपुर में गंगा सिर्फ साफ आए ही नहीं, साफ जाए भी। प्रयागराज पहुंचा न्यायिक जांच आयोग। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की करेगा इन्वेस्टिगेशन। शिंदे को हल्के में मत लो वाले बयान पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान। कहा, अभी ये क्लियर नहीं कि शिंदे ने वो किसके लिए कहा। जर्मनी में आम चुनाव में चांसलर शोल्ज हारे। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी निकली सबसे आगे। 630 में से 208 सीटों पर दर्ज की जीत। किसी पार्टी को नहीं मिला बहुमत। फिलिस्तीन के इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 23 साल बाद घुसे इजरायली टैंक। 40,000 शरणार्थी कैंप छोड़कर भागे। नेतन्याहू बोले, फिर जंग शुरू करने को तैयार। रूस यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे होने पर जेलेंस्की ने दिया बड़ा बयान। जेलेंस्की राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार। कहा, शांति के लिए कुछ भी कर सकता हूं। पॉप की ब्लड रिपोर्ट में किडनी फेलियर के लक्षण। प्लेट्स घटी। डॉक्टर्स बोले, स्थिति कंट्रोल में। दुनिया भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी। इजरायल ने 620 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई रोकी। अमेरिका ने किया समर्थन। कहा, हर कदम में है हम आपके साथ। बढ़ते तापमान से 2030 तक 30%। कृषि कर्ज डूबने का खतरा। जलवायु परिवर्तन से प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। एक रिपोर्ट में किया गया दावा। बांग्लादेश की सरकार ने एलन मस्क को लिखा पत्र। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया कराने की मांग की। बांग्लादेश आने का भी दिया निमंत्रण। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का छठा मुकाबला आज। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा मैच। न्यूजीलैंड जीता तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से हो जाएगा बाहर। भारत को मिल जाएगी सेमीफाइनल में जगह। कंगना रनौत ने सानिया मल्होत्रा की मैसेज की आलोचना की। कहा, बुजुर्गों को राक्षस दिखाना और घरेलू महिलाओं की तुलना वेतन वालों से करना बंद करें। फिल्म 7 फरवरी को G5 पर हुई थी रिलीज। और दीपिका कक्कड़ ने मास्टर शेफ छोड़ने की बताई वजह। कहा, हेल्थ के लिए शो को किया था क्विट। सेट पर अचानक बिगड़ गई थी तबीयत। हॉस्पिटल में कराया गया था भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष उन पर हमला बोल रहा है। इसी क्रम में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के भागलपुर दौरे पर तंज कसा है। लालू ने किसान सम्मान निधि का जिक्र करते हुए कहा कि अच्छा है पीएम आ रहे हैं, अभी तक सौगात नहीं दिए थे तो अब देंगे, अच्छा है, लेकिन बिहार चुनाव हम लोग ही जीतेंगे। इस दौरान लालू यादव के साथ तेजस्वी भी मौजूद रहे। तेजस्वी ने भी हमला करते हुए कहा कि बिहार में चुनाव है ना, अब तो लोग बार बार बिहार आएंगे। बिहार में इस साल चुनाव है। पीएम मोदी के अलावा उनके मंत्री भी आएंगे। इसके अलावा बीजेपी के अन्य नेता भी बिहार आएंगे।
वहीं तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी से सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20 सालों से उनकी एनडीए सरकार और केंद्र में 11 सालों से है। बिहार वासी उनसे झूठ और जुमला नहीं बल्कि कुछ वाजिब सवाल पूछना चाहते हैं। तेजस्वी ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन अब 2025 आ गया। किसानों की आय दोगुनी करना तो दूर, कमरतोड़ महंगाई और बेरोजगारी के कारण उनकी आय कम जरूर हो गई है। इसका दोषी कौन? बिहार के किसानों की समस्याएं अन्य राज्यों की तुलना में अलग हैं। बिहार में खेतीहर मजदूर और बटाईदार अधिक है। उनके लिए डबल इंजन सरकार ने क्या विशेष किया? बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम क्यों है? बिहार में साक्षरता दर देश में सबसे कम क्यों है? प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में क्यों है? बिहार के विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज का क्या हुआ? तेजस्वी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बताएं कि वो कटिहार में जूट मिल कब शुरू करेंगे। वो देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे? कुछ भी विशेष नहीं मिला, ना मिलने की उम्मीद। ऐसे में सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि डबल इंजन सरकार इसका क्या जवाब देती है। जहां देश आज स्वतंत्रता के 78 साल मना रहा है, तो वहीं देश के अंदर एक ऐसा गांव है जहां आजादी के बाद अब पहली बार मतदान हो रहा है। हम बात कर रहे हैं सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित ग्राम केरलापेंदा की, जहां आजादी के 78 वर्ष बाद पहली बार मतदान किया जा रहा है। नक्सली दहशत के चलते यहां आज तक कभी मतदान नहीं कराया जा सका था, मगर अब सुकमा बदल रहा है। बम बारूद गोलियों की दहशत से निकलकर लोग अब मतदान कर विकास की ओर बढ़ रहे हैं। केरलापेंदा उस वक्त काफी चर्चित हुआ जब दुनिया को पता चला कि दशकों पहले नक्सलियों ने राम मंदिर में पूजा पाठ बंद करवाकर यहाँ ताला जड़ दिया था और करीब 20 वर्षों के कैद के बाद सीआरपीएफ के कैंप खुलने के बाद ग्रामीणों की मांग पर दोबारा मंदिर खुलवाया गया। ये मंदिर बहुत साल के बाद नक्सली के वजह में वो बंद चुका था। अभी आ चुका है कि अपने कैंप आ चुके हैं, तो उसके बाद खुल गया है। अभी बहुत पूजा पाठ भी चल रहा है। तो अच्छा, यहाँ पर अच्छा भी, हाँ अभी अच्छा भी हो रहा है पूजा पाठ कर करके भी। अच्छा, यहाँ जो वोटिंग हो रहा है आज वोटिंग वगैरह भी अच्छी मतलब हो रहा है। जनता भी बहुत जमा हो चुके हैं वोटिंग के। यहाँ पहली बार वोटिंग हो रहा है। हाँ, पहली बार यहाँ वोटिंग वगैरह पहली बार हो रहा है। दोबारा नहीं, उन लोग जनता भी नहीं समझते कि कैसा वोट डालना, बोल को भी तो बोल ही रहे हैं। जहां राम जी ने 14 वर्षों का वनवास काटा था, तो वहीं केरलापेंदा में राम मंदिर के वनवास खत्म होने के लिए 20 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब क्षेत्रवासियों ने विकास का मन बना लिया है और गन बुलेट का जवाब अब लोग बैलेट से दे रहे हैं। पहली बार वोट डाल दिए इस साल से, और अच्छा है मेरे को भी। गांव का आदमी को भी जमा करके यहाँ थोड़ा अच्छा है मेरे को लग रहा है। यहाँ इससे पहले कभी वोटिंग नहीं हुआ। ये पहली बार वोटिंग कर रहे हैं। पहली बार हुआ। मैं अपने ग्राम केरलापेंदा पंचायत से बोल रहा हूँ। जो हमारे यहाँ वो पहले वोटिंग नहीं होता था, 75-16 के बाद जो हमारे यहाँ वोटिंग हो रहा है, जो पूरे पब्लिक आ रहे हैं, पूरा हर लोग आ रहे हैं यहाँ से और भी कम से कम मिनिमम 20-25 किलोमीटर है हमारे पंचायत पड़ता है। और सारे गाँव वाले आ रहे हैं पूरी तरह से उत्साह के साथ हमारे यहाँ वोटिंग हो रहा है। फर्स्ट बार हम लोग को सबको अच्छा लग रहा है। जो भी पूरा पब्लिक इतना एक्टिविटी के साथ हमारे यहाँ वोटिंग करने के लिए पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत हमारे यहाँ बधाई देना चाहता हूँ कि फर्स्ट बार है और हमारे यहाँ इसी विकास की ओर हम चलेंगे वोटिंग के साथ साथ। और पहली बार हमको मौका मिला कि कुछ विकास की और किसी के साथ यहाँ नेता किसी के साथ भी जो हमारी मांग पूरी रखने के लिए। इस बीच लोग मतदान करने और अपनी ग्राम सरकार के लिए सुबह से ही कतार में खड़े हुए दिखाई दिए और भारी उत्साह के साथ मतदान करते नजर आए। महाकुंभ में जहां लोग पाप धोने और आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं, वहीं एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली है और अपने बच्चों से ये कह दिया कि तुम्हारी मम्मी महाकुंभ के मेले में खो गई। इतना ही नहीं, तस्वीर में दिख रहे शख्स ने पहले महाकुंभ पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ वीडियो बनाई ताकि किसी को इसके खतरनाक इरादे पर शक न हो और सबको भ्रमित कर सके कि वो तो काफी खुशी से पत्नी के साथ आया, लेकिन पत्नी खो गई।
ये दिल दहला देने वाली घटना झूसी इलाके के एक लॉज में घटी, जहां दिल्ली निवासी अशोक वाल्मीकि ने अपनी पत्नी मीनाक्षी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस खबर से ज्यादा हैरानी आपको इस हत्या के पीछे की वजह जानकर होगा। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली के रहने वाले अशोक वाल्मीकि ने अपनी पत्नी को महाकुंभ स्नान कराने के बहाने प्रयागराज बुलाया। मीनाक्षी इस यात्रा को लेकर बहुत खुश थी और पति के साथ संगम में स्नान करने चली गई। अशोक ने अपनी पत्नी के साथ संगम किनारे मोबाइल से वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड किया, ताकि सबको लगे कि वो कुंभ स्नान करने आए हैं। रात में दोनों ने झूसी इलाके के एक लॉज में कमरा लिया। लॉज मालिक संजय ने बिना किसी ID के 500 रुपए में उन्हें कमरा दे दिया। मीनाक्षी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होगी। पुलिस ने जब आसपास के CCTV फुटेज खंगाले तब अशोक की पहचान हो पाई। इसी बीच 21 फरवरी को मृतक महिला का बेटा अश्विनी अपनी मां को खोजते हुए प्रयागराज पहुंचा। उसने झूसी थाने के प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह को अपनी मां की तस्वीर दिखाई और बताया कि उसकी मां कुंभ मेले में खो गई है। जब पुलिस ने मॉर्चरी में शव की पहचान कराई तो अश्विनी अपनी मां की लाश देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। पुलिस ने हत्या के आरोपी पति अशोक को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उसने अपना गुनाह भी कबूल किया। उसने कहा कि मेरा एक महिला से अफेयर है। पत्नी मीनाक्षी इसका विरोध करती थी, रोज झगड़ा करती थी, इसलिए मैंने उसे मारने की साजिश रची। प्रयागराज महाकुंभ सबसे सही लगा। मैं दिल्ली से उसे लेकर आया। पत्नी की हत्या से पहले संगम पर स्नान किया, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसके बाद लॉज में किराए का कमरा लिया। रात में उसी लॉज में हत्या कर दी। मैंने सोचा था पत्नी को यहाँ मार देंगे और परिवार वालों से कह देंगे कि मीनाक्षी महाकुंभ में खो गई। नौ फरवरी को मदनी मस्जिद पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 13 थानों की 120 से अधिक फोर्स की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। SDM और CO कस्या के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन के अनुसार मस्जिद का दक्षिणी हिस्सा नक्शे से 14 फीट अधिक बना था। इसमें 11 पिलर अवैध थे। 7 JCB, 1 पोकलैंड और 1 हैमर मशीन से 8 घंटे में इन पिलरों को तोड़ गिराया गया। शाकिर खान मस्जिद विवाद में प्रमुख पक्षकार में से एक थे और इस मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। कुशीनगर में मदनी मस्जिद बुलडोजर पर कार्रवाई के बाद मस्जिद के प्रमुख पक्षकार शाकिर अली खान का 20 फरवरी को हार्ट अटैक से निधन हो गया। इस घटना के बाद 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शाकिर खान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। अजय राय ने शाकिर खान की मौत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के इशारे पर यह कार्रवाई की। अजय राय ने कहा कि मस्जिद पर की गई कार्रवाई केवल भय का माहौल बनाने के लिए था, जबकि मस्जिद के पास अभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शाकिर खान और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया और सरकार रोजगार, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दे पर सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। इस मुलाकात के दौरान अजय राय ने शाकिर खान के पिता हाजी हामिद अली से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। परिजनों ने बताया कि मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद वे गहरे सदमे में थे, जिससे शाकिर खान की तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। अजय राय ने हाटानगर स्थित शाकिर के पिता हाजी हामिद अली से मुलाकात कर कहा कि पिछली बार जब आया था तो मदनी मस्जिद को सरकार के इशारे पर सभी दस्तावेज होने पर भी गिराया गया। केवल एक भय का माहौल बनाने के लिए मस्जिद पर कार्रवाई की गई। अजय राय ने कहा कि परिजनों से पता चला कि इनको बहुत प्रताड़ित भी किया गया। इसके आगे कहा कि सरकार कुछ कर नहीं पा रही, रोजगार दे नहीं पा रही, महंगाई और किसानों की कोई बात नहीं हो रही। इन मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इनको इस तरह के मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। ये भी आरोप लगाया कि मस्जिद के पक्षकार शाकिर की मौत के मामले में सीधे तौर पर जिम्मेदार CM योगी है, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर यह पूरी कार्रवाई हुई। इस घटना के बाद अजय राय ने मीडिया से बातचीत में कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर कार्रवाई की गई, जिससे शाकिर खान की मौत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी संघर्ष जारी रखेगी। केंद्र की तरफ से तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को तमिलनाडु की सरकार लागू नहीं करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार इसके बदले 10,000 करोड़ रुपए की पेशकश भी करती है तो भी उन्हें NEP मंजूर नहीं है। स्टालिन ने कहा कि उनका ये विरोध केवल हिंदी थोपने की कोशिश को लेकर नहीं है, बल्कि इस नीति में कई ऐसे प्रावधान हैं जो छात्रों और सामाजिक न्याय प्रणाली पर गलत असर डाल सकते हैं। स्टालिन ने कहा कि NEP छात्रों को स्कूल से दूर कर देगी और
कमजोर वर्गों को मिलने वाली वित्तीय मदद पर भी इसका असर दिखाई देगा। उन्होंने एनईपी के तहत 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के प्रस्तावित सार्वजनिक परीक्षाओं और कॉलेज प्रवेश के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा को लेकर भी चिंता जताई। इस बीच स्टालिन ने एक बार फिर कहा कि केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले 2000 करोड़ रुपए जारी नहीं कर रही है। इसके लिए पीएम मोदी को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है। एनईपी के तहत 3 भाषा नीति की अनिवार्यता पर विवाद बढ़ गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाना है, लेकिन तमिलनाडु ने 2 भाषा नीति को अपनाया हुआ है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि 3 भाषा की नीति राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश है। वैसे केंद्र सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है कि नई शिक्षा नीति किसी भी राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश नहीं है, लेकिन जिस तरह से दक्षिण के राज्यों में नई शिक्षा नीति का विरोध हो रहा है, उससे मोदी सरकार सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। का धन्यवाद करता हूं। और आज कल माननीय महिम राज्यपाल जी के बाद नेता विरोधी दल ने एक प्रस्ताव रखा कि संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन नेता सदन गुस्सा आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्दी आ गए उर्दू के नाम पर। मैं कहना चाहता हूं, इस उर्दू ने इस मुल्क को आजाद कराया। इस उर्दू ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा तमाम लोग लगाते हैं, लगाया है। ये उर्दू का शब्द है। हमारे मुल्लाओं को कटमुल्ला बोल दिया, हमने कहा मौलवी बना दे उनको सबको। मैं कहना चाहता हूं, ये भूल गए इन्हीं उलमाओं ने, इन्हीं मौलानाओं ने, इन्हीं हाफिजों ने इस मुल्क को आजाद कराया था। लेके कराची से लेके देवबंद तक अंग्रेजों ने पेड़ों पे गले में फंदा डालकर इनको हजारों उलमाओं को इन्होंने फांसी लगाने का काम किया, तब ये मुल्क आजाद हुआ। ये मुल्क आजाद ऐसे नहीं हुआ। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये उन्हीं की देन है। और मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। ये मुसलमानों का इस मिट्टी में है खून शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान सबका है। 8 साल इस सरकार को हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, ना किसी ने हिंदू को मारा है, किसी मुसलमान ने, ना किसी मुसलमान ने हिंदू को मारा, ना हिंदू ने मुसलमान को मारा। ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, ये जहर घोलना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। हिंदू और मुसलमान का भाईचारा 8 साल के पीरियड में खत्म नहीं हुआ और ये और मजबूत होगा। मैं कहना चाहता हूं, आज हालात कैसे हैं, घर घर में, गांव गांव में, शहर में जहर घोलने का काम किया। तमाम मुसलमान दहशत और खौफ में जी रहा है। यकीन मानिए, जब घर से निकलता है सुबह को उसका बेटा काम के लिए, तो शाम को वही महसूस करती है उसकी माँ कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। दरवाजा खोल के झांक कर देखती है कि मेरा बेटा देर हो गई, क्यों नहीं आया। इसलिए डर लगता है उसको कोई थाने वाला पकड़ लेगा और उस पर 4 मुकदमे फर्जी लगाने का काम होगा। 8 साल के अंदर मुसलमानों को क्या दिया है? लाठी दी है, डंडा दिया है, गोलियां मारी हैं और जेलों में डालने का काम माइनॉरिटी के लोगों को इस सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूं, मुसलमान क्या मांग रहा है आपसे? 8 साल के पीरियड में क्या मांगा है? और उसने एक चीज मांगी है, ना रोजी मांगी, ना रोटी मांगी, ना नौकरी मांगी। वो कह रहा है कि हमको जीने दो, कमा के अपने बच्चों का पेट भरने दो। ये मुसलमान ने मांगा है। अरे इतने सब्र से बैठा है, ये भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं कहना चाहता हूँ, ये सब्र, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा। हमारे सब्र का तुम्हें असर नहीं मालूम, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा इंशाअल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सरफिरेज जज्बातों को कैद कर नहीं सकते, हमारे सरफिरेज जज्बातों को कैद कर नहीं सकते। क्यों हवाओं के लिए आप जंजीरें बनाते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, आज हालात क्या हैं? मेरे जनाजे पर यारो मोहब्बत लिख देना, मेरे जनाजे पे यारो मोहब्बत लिख देना। हमने बुनियादों के पत्थर हैं, हमें घर से निकाला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आज क्या हालात कर दिए मुसलमानों के। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप दहशत के अंदर, खौफ के अंदर जी रहा है। तमाम ये लोग कोशिश कर रहे हैं
किसी तरह से भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए, किसी तरह से भी मुसलमानों को मारा जाए, लेकिन मुसलमान यकीन मानिए इस देश का वफादार है, इस देश का गद्दार नहीं है, इस देश का वफादार है। इस जब जब जरूरत पड़ी है, सन 71 का देख लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब जंग हो रही थी तो वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंक उड़ाने के बाद अपनी कुर्बानी देने का काम किया। ये किरदार है मुसलमान का। अभी कुंभ का मेला भर रहा था इलाहाबाद के अंदर, कड़ी सर्दी हो रही थी, कड़ी सर्दी हो रही थी, तमाम बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, लेकिन वहां के तमाम मुसलमानों ने अपने शरीर से जर्सी उतारकर, स्वेटर उतारकर, जैकेट उतारकर वहां के हिंदू भाइयों को देने का काम किया। अपने दरवाजे खोल दिए, अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए, अपने इमाम बाड़ों के दरवाजे खोल दिए, मुसाफिर खानों के दरवाजे खोल दिए, अपने घर के दरवाजे खोल दिए और हिंदू भाइयों को अपने घरों में बिठाने के बाद सेवा और खिदमत करने का काम वहां के मुसलमानों ने किया है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आज हालात कैसे बना दिए, ये मुसलमानों का किरदार है। और ये हमको कहते हैं मुसलमान के नाम पर चिढ़ रहे हैं, मुसलमान के नाम पर गुस्सा आ रहा। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए, स्थानीय कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए। मैं कहना चाहता समय आपका खत्म हो गया। मैं उर्दू ज़बां हूँ, हिंदी मेरी दिल की धड़कन, मैं हिंदी की जान हूँ, मैं उर्दू ज़बां हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।